तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? तो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। किस प्रकार से रक्त का थक्का बनता है, किस प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। क्या कि ब्लड क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया। ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया यानी किस प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग होती है। ब्लड जो हमारा ब्लड है, जैसे चोट लगती है तो 5 से 8 मिनट के अंदर ब्लड किस प्रकार से अपने आप रुक जाता है, तो वो ब्लड क्लॉटिंग कहलाती है। ब्लड क्लॉटिंग के बारे में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है मैकफर्लेन। ब्लड क्लॉटिंग के बारे में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मैकफर्लेन। मैकफर्लेन ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है कैस्केड थ्योरी। इस कैस्केड थ्योरी में मैकफर्लेन ने कहा कि जो ब्लड क्लॉटिंग है, जो रक्त के थक्के बनने की क्रिया है, उस रक्त का थक्का बनने की क्रिया में 13 स्कंदन कारक भाग लेते हैं। और वो 13 स्कंदन कारक कौन कौन से हैं, वो एक एक के नाम लिखने वाला हूँ अभी। तो पहले मैं बता देता हूँ कि ब्लड क्लॉटिंग के बारे में या रक्त स्कंदन के संदर्भ में एक साइंटिस्ट जिनका नाम मैकफर्लेन ने कैस्केड सिद्धांत रक्त स्कंदन के संदर्भ में मैकफर्लेन ने कैस्केड सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार रक्त स्कंदन क्रिया में 13 रक्त स्कंदक कारक या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भाग लेते हैं। अब कौन कौन से हैं वो भी लिख लेते हैं, जो निम्न हैं। तो यहाँ तक अपन ने बात की कि जो कैस्केड थ्योरी, ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया, रक्त स्कंदन के संदर्भ में मैकफर्लेन ने कैस्केड सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत में इन्होंने कहा कि जो रक्त स्कंदन की क्रिया है, इसमें 13 रक्त स्कंदक कारक यानी 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भाग लेते हैं। अब वो कौन कौन से, तो एक एक की बात कर लेते हैं। पहला कारक एक एक कारक फर्स्ट कौन सा है? फाइब्रिनोजन। ठीक है। ऐसे ही कारक सेकंड, कारक थर्ड, कारक फोर्थ और कारक फिफ्थ। ठीक है, इनके नाम लिख देता हूँ। पहला कारक है फाइब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन,
तीसरा कारक है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन। चौथा कारक है कैल्शियम। कैल्शियम या इसको कैल्शियम +2 Ca+2 भी कह देते हैं। और पांचवा कारक है प्रोएक्सिलेरिन। प्रोएक्सिलेरिन। और भी ले लेते हैं इधर कारक। कारक 5 हो गए, इधर लिख देते हैं कारक। और जबकि छठवां कारक क्या है, एब्सेंट है। ये केवल सैद्धांतिक रूप से होता है, न कि ये हाइपोथेटिकल होता है ओनली। इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है छठे कारक का। तो डायरेक्टली कौन सा, सातवां कारक, आठवां कारक, नौवां कारक, 10वां कारक, 11वां कारक, सॉरी तो क्या हो जाएगा 11वां, 12वां। ठीक है, अब इनके भी 11वां, 12वां और एक और लास्ट में, उसको लास्ट में लिख देंगे। तो कारक सेवेंथ नंबर का कारक कौन सा हो जाएगा, प्रो कन्वर्टिंग। कौन सा हो जाएगा, प्रो कन्वर्टिंग। फिर एंटी हीमोफिलिक कारक। एंटी हीमोफिलिक कारक। एंटी हीमोफिलिक कारक ए। एंटी हीमोफिलिक कारक ए, ये भी अलग अलग होते हैं। 8th हो गया, 9th नंबर का कारक है एंटी हीमोफिलिक कारक बी। फिर नेक्स्ट स्टुअर्ट प्रोवर कारक। फिर आ जाएगा एंटी हीमोफिलिक कारक सी। एंटी हीमोफिलिक कारक सी। ठीक है, और 12th नंबर ग्लास कारक। ग्लास कारक या इसे बोल देते हैं हेगमान कारक। और लास्ट में 13वां नंबर का जो फैक्टर है, कौन सा है 13वां नंबर का फैक्टर, FSF, फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, जिसे लोकी लोरेंड फैक्टर भी कह देते हैं। लोकी लोरेंड फैक्टर।
तो ये लोकी लोरेंट फैक्टर है जो ये साइंटिस्ट का नाम है, उस साइंटिस्ट के नाम पर ये नाम रखा गया है इसका। किसके नाम पर? साइंटिस्ट के नाम पर। लिख देता हूँ मैं, जो ये नाम रखा गया है किसके नाम पर? साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? लोकी लोरेंट फैक्टर की खोज की थी लोकी लोरेंट ने, इसलिए इसको नाम रख दिया क्या? लोकी लोरेंट फैक्टर या FSF, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो 13 कारकों की बात कर ली अपन ने। कौन कौन से कारक? एक पहला कारक है फाइब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा है कैल्शियम, पांचवा प्रोएक्सिलेरिन, छठा कारक क्या है? एब्सेंट, मतलब अनुपस्थित होता है। केवल कैसा होता है? हाइपोथेटिकल, सैद्धांतिक रूप में होता है, न कि केवल इसको क्या गिना जाता है, बल्कि एब्सेंट रहता है। फिर सातवां कारक प्रोकन्वर्टिन, आठवां कारक एंटी हीमोफिलिक कारक A, 9th एंटी हीमोफिलिक कारक B और 10th स्टुअर्ट प्रोवर कारक, 11th एंटी हीमोफिलिक कारक C, 12th क्लास कारक या हेगमान कारक और 13th FSS फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर या लोकी लोरेंट फैक्टर। तो ये अपन ने 13 कारकों की बात की, यानी ब्लड क्लॉटिंग के संदर्भ में जो मैकफर्लेन ने सिद्धांत दिया था, कैस्केड सिद्धांत, उसमें इन 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की बात की थी। तो 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर अपन ने एक एक की बात कर ली। अब किस प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग होती है उसके बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो कैसे होती, तो उसके संदर्भ में अपन एक लाइन और लिख लेते हैं कि जो सामान्य ये ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया कब होती है? बस जब सामान्य चोट, यानी सामान्य चोट लगने पर 5 से 8 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है, जिसकी प्रक्रिया निम्न है। अब एक एक की बात करेंगे। यानी अगर बात करें इस लाइन की मतलब क्या है, कि इस लाइन का मतलब है कि सामान्य चोट लगने पर अपन बात करें तो जैसे आप कह रहे हो कि आपने यहाँ से अपनी गर्दन काट ली, तो ऐसे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। सामान्य चोट जैसे कोई सुई चुभ गई, तो इसमें क्या होता है, अपने आप ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चोट लगती है, मतलब चोटग्रस्त स्थान पर इस चोटग्रस्त स्थान पर जो ऊतक होते हैं, उस ऊतकों के द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टिन, किसका? थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रवण करना, मतलब जहाँ पर चोट लगती है वहाँ के जो ऊतक होते हैं तुरंत थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या कर देगा? स्त्रवण करेंगे। और इधर से, और इस चोटग्रस्त स्थान पर ही जो प्लेटलेट्स होती हैं, चोटग्रस्त स्थान पर, यहाँ चोटग्रस्त स्थान पर जो हमारी ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं, जो वो क्या करती हैं, वो
प्लेटलेट्स चोटग्रस्त स्थान पर पहुंच जाती हैं और पहुंचकर किसका थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावन करेगी। ये भी किसका प्लेटलेट्स चोटग्रस्त स्थान पर प्लेटलेट्स पहुंचकर थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावन करेगी। चलो, यानी सबसे पहले क्या हुआ कि चोटग्रस्त स्थान पर जो ऊतक पाए जाते हैं वो ऊतक थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावन करेगा, और फिर हमारी जो ब्लड है, ब्लड के अंदर से जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड के अंदर से प्लेटलेट्स जो चोटग्रस्त स्थान पर पहुंचकर वो भी क्या करेगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावन करेगी। और ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलकर थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण कर थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण कर ली। किसका? थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण किसकी उपस्थिति में? कैल्शियम +2 या प्रोटीन की उपस्थिति में। यानी ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, जो ऊतकों के द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण हुआ था और प्लेटलेट्स के द्वारा जो थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावन हुआ था, ये दोनों मिलकर थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण कर लेती हैं। किसकी उपस्थिति में? कैल्शियम या प्रोटीन की उपस्थिति में। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज करता क्या है? थ्रोम्बोकाइनेज भी ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा? जो हमारी जो लीवर से जो प्रोथ्रोम्बिन, यानी ये जो प्रोथ्रोम्बिन है कहाँ से प्राप्त हो रहा है? लीवर से प्राप्त। यानी जो लीवर से प्राप्त प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है। कौन? थ्रोम्बिन। यानी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर रहा है कौन? थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये फिर थ्रोम्बिन, ये जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन भी फिर क्या करेगा? जो फाइब्रिनोजन, उस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फाइब्रिनोजन, इस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। कौन? ये प्रोथ्रोम्बिन। और ये जो फाइब्रिनोजन है, ये जो हमारे जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा वाला भाग है, रक्त के प्लाज्मा से प्राप्त। जबकि जो प्रोथ्रोम्बिन था ये किससे प्राप्त था? लीवर से। इसको थोड़ा किससे प्राप्त किया था? इसको लीवर से। तो अपन ने ये देखा कि किस प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। कि सबसे पहले क्या हुआ कि जो जैसे ही चोट लगती तो चोट लगने के स्थान पर वहाँ के जो ऊतक होते हैं वो किसका? थ्रोम्बोप्लास्टिन का सीक्रेशन करेंगे। फिर जो हमारी जो ब्लड है, ब्लड के अंदर से जो प्लेटलेट्स हैं, वो प्लेटलेट्स जो चोटग्रस्त स्थान है वहाँ पर पूछकर ये भी क्या करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावन करेंगे। फिर ये दोनों मिलकर जो दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलकर किसका? थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण कर लेते हैं। किसकी उपस्थिति में? कैल्शियम और प्रोटीन की उपस्थिति में। फिर ये थ्रोम्बोकाइनेज जो प्रोथ्रोम्बिन है, जो लीवर से प्राप्त होता है प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। कौन? थ्रोम्बोकाइनेज। फिर
ये थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिनोजन जो ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट से प्राप्त होता है, उस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है कौन? थ्रोम्बिन। अब क्या होता है लास्ट के अंदर, जो इस फाइब्रिन के अंदर ये जो फाइब्रिन है, ये फाइब्रिन जो है बिल्कुल ऐसे जाल नुमा संरचना है ऐसे। अब जो ब्लड, भाई फाइब्रिन क्या है? बिल्कुल जाल जैसी संरचना है, जेली लाइक। तो ये जेल फाइब्रिन क्या करते हैं, इस फाइब्रिन के अंदर जो ब्लड, जो रक्त कणिकाएं ऐसे आकर धस जाती है बीच बीच में, तो इससे ब्लड क्या हो जाता है? ब्लड का थक्का बन जाता है, ब्लड रक्त क्या हो जाता है? स्कंदित हो जाता है। तो क्या होगा? फाइब्रिन प्लस लास्ट के अंदर फाइब्रिन प्लस रक्त कणिकाएं, यानी जो फाइब्रिन और रक्त कणिकाएं मिलकर क्या कर लेती हैं? रक्त स्कंदन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा जो ब्लड है, ब्लड क्लोटिंग की प्रक्रिया होती है। तो अपन ने बात की कैसे, सबसे पहले भाई 5 से 8 मिनट के अंदर हमारे ब्लड क्लोटिंग की प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्लड क्लोटिंग की प्रक्रिया पूर्ण होती हैं। तो इसमें, तो इसी के साथ अपन वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।